प्रश्न है कि श्री पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें। हाँ। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब दिलेश्वर कामत जी हैं, एक मिनट रुकिए पर एक ले लें। आइटम नंबर 14 नित्यानंद राय। मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का संशोधन करने के लिए विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। चलिए मनीष तिवारी के वाकाव्य, चलिए आगे बढ़े, ठीक है। लोक परीक्षा प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक प्रस्तावित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक प्रस्तावित करता हूँ। माननीय सदस्यगण, जिन्हें नियम 377 के तहत आज मामले उठाने की अनुमति दी है, वो व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित पाठ सदन के पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 16 लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, श्री दिलेश्वर कामत। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। साथ ही इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विद्यार्थियों एवं युवाओं के उज्जवल भविष्य हेतु शिक्षा स्थिति को मजबूत एवं गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाने के साथ तकनीकी शिक्षा क्षेत्रों की अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए सार्थक रूप से इस विधेयक को लाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी राष्ट्रहित के सार्थक नीतियों से प्रेरित शैक्षणिक क्षेत्रों को मजबूत बनाकर विकसित भारत बनाने के लिए महत्वपूर्ण लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन कर भारत के भविष्य को संवारने का कार्य किया है। इस फैसले से देश के युवाओं को एनडीए सरकार के प्रति उम्मीद और दृढ़ विश्वास जागृत हुआ है। महोदय, मैं भारत के करोड़ों विद्यार्थियों के हित में उनके बड़े बड़े सपनों को साकार करने के लिए सदन में अपना पक्ष रख रहा हूं। यह विधेयक भारत के गरीब, किसान, मजदूर, मध्यवर्गीय करोड़ों परिवार के मेहनत का फल तथा युवाओं एवं बच्चों के भविष्य का सपना पूरा करने वाला विधेयक है। महोदय, पेपर लीक करने वाले पापियों का संहार करने के लिए सुदर्शन चक्र की तरह लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 लाया गया है। महोदय, नए संशोधन विधेयक में पेपर लीक या नकल गिरोह में शामिल व्यक्तियों को दंडित करने के लिए मुख्य आवश्यक बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें तय समय में जांच, तेजी से सुनवाई, कड़ी सजा और मजबूत सिस्टम बनाने का प्रावधान शामिल है। एक अहम प्रावधान के तहत राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को यह अधिकार देने का प्रस्ताव है कि वे इस कानून के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए किसी भी सेशन जज को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के तौर पर नामित कर सके। यह प्रस्ताव है कि केंद्र सरकार को जरूरत पड़ने पर इस कानून के तहत अपराधों की जांच के लिए एसटीएफ बनाने का अधिकार दिया गया है। साथ ही सेक्शन 10 के सब सेक्शन 1 में पेपर लीक करने या नकल गिरोह में शामिल व्यक्तियों को 3 से 5 वर्ष कारावास एवं 10 लाख रुपए जुर्माना की जगह 5 से 10 वर्ष कारावास एवं 50 लाख रुपया जुर्माना का प्रावधान है। सब सेक्शन 2 में परीक्षा आयोजित करने वाली बाहरी कंपनियां या सर्विस प्रोवाइडर्स की संलिप्तता होने पर 4 वर्ष कारावास एवं 1 करोड़ जुर्माना की जगह 8 वर्ष कारावास एवं 5 करोड़ रुपये जुर्माना है। सब सेक्शन 3 में 3 वर्ष कारावास और 1 करोड़ रुपये जुर्माना के जगह 5 वर्ष कारावास और 5 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है।
सेक्शन 11 के सबसेक्शन 1 में कोई संगठित गिरोह या कोचिंग संस्थान शामिल किए जाते हैं तो 5 वर्ष कारावास और 1 करोड़ जुर्माने की जगह 7 वर्ष कारावास और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है। नई धारा 12 की उपधारा 1 ए और बी जोड़ी गई है, जिसके तहत फास्ट इन्वेस्टिगेशन एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था है, जिसमें जांच एजेंसी को 2 माह के भीतर जांच पूरा करना है और चार्जशीट दाखिल करना है और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रतिदिन सुनवाई कर चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर लेनी है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पेपर लीक पर श्री नंदन नीलेकनी जी का अध्यक्षता में 100 सदस्यीय हाई पावर टास्क फोर्स गठित करने का ऐलान किया है, जो प्रौद्योगिक आधारित परीक्षा प्रणाली और संरचनात्मक सुधारों पर कार्य करेगी। सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी एवं प्रगतिशील आर्थिक नीतियां एवं योजनाओं से समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ सभी वर्गों को समानांतर एवं सार्थक लाभान्वित करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र द्वारा संरचनात्मक एवं योजनाबद्ध तरीके से परिवर्तन की शुरुआत कर शिक्षा हित, युवा हित, विद्यार्थी हित, आर्थिक हित तथा लोकहित में शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के अधिक से अधिक अवसर प्रदान कर भारतीय शैक्षणिक संस्था को सुदृढ़ करने का काम किया है। सभापति महोदय, विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के युवा, विद्यार्थी, गरीब और मध्यवर्गीय परिवार, नारी शक्ति और किसान सशक्ति होंगे। सरकार इसके प्रति वचनबद्ध है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं नए संशोधन विधेयक 2026 का समर्थन करते हुए बिहार के समस्त जनता एवं जनता दल यूनाइटेड के तरफ से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पप्पू यादव जी। अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले किसी भी व्यवस्था के पहले आरटीआई और ऑडिट, सरकार सबसे पहले उसको किसी भी बिल लाने के पहले उससे अलग रखती है। ऑडिट क्यों नहीं होता है किसी भी पदाधिकारी का, किसी भी व्यवस्था का ऑडिट, और आरटीआई क्यों उससे दूर कर दिया जाता है? जब से सरकार बनी, ऑडिट और आरटीआई को सभी तरह के चोरी वाली व्यवस्था से उसको दूर कर दिया गया। दूसरी चीज, अध्यक्ष जी, जो कौन ऐसा व्यक्ति होगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने संदर्भ में कही थी कि हु इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी तय किसकी होगी जो दुनिया में एक बेहतर व्यवस्था को चला पाएगा। जब इस कंट्री में हमारे नेता, पदाधिकारी और माफिया सभी लोग मिलकर, आपसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, 2019-20 में, 2023-24 में एनटीए ने लगभग 3,554 करोड़ आय अर्जित की। 3,554 18 में एनटीए को लाया गया। उसके पहले वो मध्य प्रदेश में एजुकेशन में ये बड़े पदों पर थे। हाई कोर्ट ने इनको गिल्टी किया, फिर ये गिल्टी हुए। गिल्टी के बाद इनका प्रमोशन करके यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया, फिर यूपीएससी के चेयरमैन में गिल्टी हुए, फिर इनको एनटीए का चेयरमैन बना दिया गया। एक ही पदाधिकारी दुनिया में इतने ईमानदार हैं कि जिनको बार बार इनको दुनिया के बड़े पदों पर रख दिया जाता है और एनटीए के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। दूसरी चीज, 26 तक केवल 24 ही पदाधिकारी एनटीए के पास है। मात्र 24 पदाधिकारी के द्वारा ये एनटीए चला रहे हैं, ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा सभापति महोदय, यह व्यक्ति, यह संस्था एक ऐसी संस्था है जिन्होंने 6 करोड़ से 8 करोड़ बच्चों का फॉर्म भरवाती है। 6 करोड़ से 8 करोड़, 20 लाख एग्जाम होता है 1 लाख नौकरी में, और 15 लाख एग्जाम होता है 1000 की नौकरी में, जेई का, और नीट्स का होता है 20 लाख। 1 लाख नौकरी हम दे पाते हैं नहीं। हम कुछ बीएमएस में ले जाते हैं और कुछ हम बीएमएस के बाद नर्सिंग में ले जाते हैं। हमारे बच्चे क्या कहते हैं, क्या हुआ सर,
पहली बार जब हमारे बच्चे ने एग्जाम दिया तो उनको लगा कि हम 490 500 के लगभग मार्क ले आएंगे। जब दूसरे बार एग्जाम दिया बच्चा तो उनको 290 डिप्रेस में चले गए। लगभग 26 बच्चों की शहादत के बाद और इतने बड़े जेएनजी के क्रांति के बाद कितने लोग डेथ किए, उनकी शहादत के बाद 1 लाख से ज्यादा बच्चे डिप्रेशन में चले गए, डिप्रेशन में चले गए। उसकी चर्चा इस भारत में नहीं है कि जो पहली बार 500 मार्क्स लाते और दूसरी बार 296, पहले बार जो क्वेश्चन था वो ब्रॉड था और दूसरे बार जो क्वेश्चन आया वो सेलेक्टेड कर दिया गया। मैं जानना चाहता हूं इस सरकार से 6 से 8 करोड़ फॉर्म क्यों भराया जाता है, ये पैसा एनटीए को क्यों दिया जाता है, ये इसमें किसकी किसकी हिस्सेदारी है। दूसरी बात कि ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, इन्वेस्टिगेशन को तय कौन करेगा। सीबीआई ने 5 बेईमान और चोर को, जैसे संजय मुखिया को जिसने सबसे बड़ी चोरी की बिहार में क्वेश्चन रिकॉर्ड में, उसको बरी कर दिया। आप कह रहे हो एसआईटी, तो एसआईटी कौन बनाएगा, एसआईटी बनाएंगी सरकार। स्टेट के अधिकार को छीन लिया गया। हमारा उसमें आपसे रिक्वेस्ट है कि जो पेपर लीक मामला है, ये पेपर लीक से नहीं है, आप इसको इस रूप में मत देखिए, इसके टर्नओवर को देखिए। इसके 2026 में छोटे वेंडरों के लिए 5 से 10 साल की सजा। आपने एनटीए के बारे में कुछ नहीं कहा। एसटीएफ बनाएंगे सत्ताधारी,